नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं टीना। आज के विशेष में हम बात करेंगे महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में 2 साल से आतंक का पर्याय बन चुकी आदमखोर बाघिन अवनी की। इस आदमखोर बाघिन को पकड़ने या मारने के लिए वन विभाग की एक बड़ी टीम बीते 3 महीनों से जुटी थी। इसमें 200 लोगों के साथ ही खोजी कुत्तों का स्क्वाड, ड्रोन और ट्रैप कैमरे भी शामिल थे। आखिरकार इस टीम को उस आदमखोर बाघिन को मार गिराने में सफलता मिल ही गई। आधिकारिक रूप से T1 नाम की इस 6 साल की आदमखोर बाघिन ने बीते 2 साल के भीतर 13 लोगों को अपना शिकार बनाया था। स्थानीय लोगों को तो आदमखोर बाघिन से छुटकारा मिल गया, लेकिन वन्य जीव कार्यकर्ता इसके मारे जाने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि कोई विकल्प नहीं बचने के बाद ही ये कदम उठाया गया। आज के विशेष में हम जानेंगे कि इस आदमखोर बाघिन को मार गिराने के लिए वन विभाग को कैसी रणनीति अपनानी पड़ी। इसके अलावा इतिहास के पन्नों को पलटते हुए कुछ ऐसे आदमखोर बाघ के बारे में भी जानेंगे जिनके आतंक से स्थानीय लोगों में हड़कंप मची रहती थी। साथ ही भारत में बाघों की संख्या और संरक्षण से जुड़े पहलू पर भी नजर डालेंगे। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। तीन महीने की मशक्कत के बाद आखिरकार वन विभाग को आदमखोर बाघिन अवनी को मार गिराने में सफलता मिली। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में T1 नाम की ये बाघिन आतंक का पर्याय बन चुकी थी। बीते 2 साल में इस आदमखोर बाघिन ने 13 लोगों को अपना शिकार बनाया था। आदमखोर बाघिन अवनी को वन विभाग के अभियान के जरिए शुक्रवार रात मौत की नींद सुला दिया गया। बीते 2 बरस से महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के लोग अवनी बाघिन के आतंक को झेलने को मजबूर थे। अब इस आदमखोर बाघिन अवनी की दहाड़ खत्म हो गई है। 2 नवंबर यानी शुक्रवार की रात को एक अभियान चलाकर आदमखोर बाघिन अवनी को मौत की नींद सुला दिया गया है। आधिकारिक रूप से इस आदमखोर बाघिन को T1 के नाम से जाना जाता था। टिपेश्वर टाइगर सेंचुरी में इस बाघिन के 10 महीने के 2 शावक भी हैं। आदमखोर बाघिन अवनी को मार गिराने का कारनामा हैदराबाद के शार्प शूटर असगर अली ने कर दिखाया। असगर मशहूर शार्प शूटर शफत अली के बेटे हैं। यही है कि अब उनके दोनों बच्चों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है कि उसको पकड़ा जाए, रखा जाए। एक टाइगर को रखने के लिए आपको 500 से ज्यादा चीतल साइज के जानवर की जरूरत है। तो आप सोचें, 500 चीतल साइज जानवरों को, ब्रीडिंग पॉपुलेशन को रखने के लिए बहुत घास चाहिए। तो जब एक जानवर को रखने के लिए इतना घास चाहिए तो आपके पास बहुत सारे टाइगर्स हैं, उसको रखने के लिए कितने सारे अरेंजमेंट करने पड़ते हैं। तो जब टाइगर कोई इस तरह से बाहर होता है, नए यंग में ही वो बाहर हो जाता है, जब उसकी माँ उसको भगाती है इनफैक्ट कि तू दूर जा, अपना घर बसा, तो वो अपना घर तलाशता है। और जब कहीं सेटल हो जाता है और उसमें जब बाधाएं आती हैं तो ये दुर्घटनाएं होती हैं, कई बार हुई हैं। इस बाघिन को नवीनतम तकनीक की मदद से पकड़ने के लिए 3 महीने से ज्यादा समय से कोशिश हो रही थी। वनाधिकारियों ने प्रशिक्षित कुत्तों के स्क्वाड, ट्रैप कैमरे, ड्रोन, हैंग ग्लाइडर, विशेषज्ञ ट्रैकर्स और शार्प शूटरों के साथ ही 200 लोगों को इस अभियान में शामिल किया गया था। ऑपरेशन में 4 हाथियों और वन्य जीव पशु चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम को भी लगाया गया था। बाघिन को पकड़ने के लिए 100 कैमरे लगाए गए थे। इसके लिए पेड़ पर नकली घोड़े और बकरियों को बांधा गया, जिस पर कैमरे लगे हुए थे। साथ ही पेड़ों और पेट्रोलिंग गाड़ियों से नजर रखी जा रही थी। इस नरभक्षी बाघिन को रालेगांव थाने की सीमा में पड़ने वाले पुराती जंगल में घेर लिया गया था। इसके लिए बाकायदा दूसरी बाघिन के मूत्र और अमेरिकन इत्र, जिसमें सिवेटोन नाम का रसायन मिला था, उसको इलाके में छिड़का गया, जिसे सूंघते सूंघते बाघिन अवनी वहां आ पहुंची। वन अधिकारियों ने पहले उसे जिंदा पकड़ने का प्रयास किया, पर घना जंगल और अंधेरा होने की वजह से ऐसा न हो सका। आखिरकार एक गोली दागी गई और बाघिन ढेर हो गई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जब आदमखोर बाघिन ने हिलना डुलना बंद कर दिया तो वन अधिकारी उसके पास गए
और बाद में उसे नागपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस खूंखार मादा बाघ ने जून 2016 से 13 लोगों को शिकार बनाया था। इसके अलावा इसने कई घोड़ों और गाय को भी अपना शिकार बनाया था। इस बाघिन का पहला शिकार एक बुजुर्ग महिला बनी जो कपास के खेत में पड़ी मिली थी। फिर अगला शिकार एक बुजुर्ग किसान बना। इसके बाद एक बाघिन के हमले के कई मामले सामने आए। डीएनए जांच, कैमरा ट्रैप्स और पंजों के निशानों के चलते जांचकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि 5 बरस की ये मादा बाघ अब आदमखोर हो गई है और मानव मांस के लिए शिकार कर रही है। कुछ बाघ ऐसे होते हैं कि जिनका भय टूट जाता है, जो इंसान से जो नेचुरली एक डर होता है इंसान का टाइगरों के जहन में, वो निकल जाता है। तो ऐसे जो कुछ बाघ पैदा होते हैं तो इनको फिर मारना ज़रूरी हो जाता है, या तो ट्रैंकुलाइज करके निकालना होता है या तो मारना होता है उनको। इस आदमखोर बाघिन के मारे जाने की सूचना मिलते ही यवतमाल के स्थानीय लोगों में जश्न का माहौल बन गया। लोग पटाखे फोड़कर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाने लगे। इसी बरस 29 जनवरी को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए बाघिन T1 को गोली मारने के आदेश पर रोक लगा दी थी, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उसने फिर 2 लोगों को मार दिया, जिसके बाद उसे गोली मारने का आदेश जारी कर दिया गया। आदेश को चुनौती भी दी गई और वन्यजीव कार्यकर्ताओं ने हाई कोर्ट में दया याचिका दायर की। हालांकि कोर्ट ने इस बाघिन को इंसानों के लिए खतरा बताया और ये फैसला वन विभाग के ऊपर छोड़ दिया कि इस आदमखोर बाघिन को ट्रैंकुलाइज यानी बेहोश किया जाए या गोली मार दी जाए। सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसे गोली मारी जा सकती है। इसके बाद उसे माफी देने की ऑनलाइन याचिकाओं की बाढ़ आ गई थी। यवतमाल जिले में आदमखोर बाघिन अवनी को अभियान चलाकर मार गिराए जाने का विरोध भी हो रहा है। पशुओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाली संस्था पीटा इंडिया ने इस मामले की जांच करने और इसे वन्यजीव अपराध के रूप में देखने की मांग की है। वन्यजीव कार्यकर्ताओं का कहना है कि अवनी को मारने में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के नियमों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन किया गया है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने भी ट्वीट कर अवनी बाघिन को मारने के कदम की आलोचना करते हुए इसे साफ साफ अपराध का एक मामला बताया है। हालांकि महाराष्ट्र के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार का कहना है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के दिशा निर्देशों पर 13 लोगों को मारने वाली आदमखोर बाघिन अवनी को मारने का फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि बाघिन को बेहोश करने के सारे प्रयास असफल हो गए और जब बाघिन ने वन कर्मचारियों पर हमला किया तो उसे मार गिराने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ऐसे वातावरण में उस वाघिन का बंदोबस्त करना, उसको पकड़ना या मारना, ये एनटीसीए के गाइडलाइन से उचित है। तो एनटीसीए के गाइडलाइन के आधार पर ही ये निर्णय हुआ है। वन विभाग के कर्मचारी उस वाघिन के शत्रु तो हो नहीं सकते। 1.5 महीने से उस वाघिन को पकड़ने की कोशिश की, मगर जब उस वाघिन को पकड़ने के लिए ट्रैंकुलाइज किया गया, उसके बाद उस वन कर्मचारी पे हमला हुआ, तो उस समय वन कर्मचारियों ने उसे गोली मारना ये सही समझा। जो फ्री रेंजिंग पॉपुलेशन टाइगर की है वो ऐसे ही कम है, तो हमें ये जानना चाहिए कि एक एक एनिमल, खास करके ब्रीडिंग इंडिविजुअल हो, मेल हो या फीमेल हो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बड़े पॉपुलेशन को या वायबल पॉपुलेशन को रखने के लिए। जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो मेगा कार्न बिग कैट्स के साथ ये कैरेक्टर है कि वो बहुत मूव करते हैं और वो अपनी जगह तलाशते हैं। वो अपना, उनको होम रेंज चाहिए, अपनी एक टेरिटरी डिफाइन करनी है, तो निकालेंगे, जाएंगे जहां उनको कंपटीशन कम नजर आएगा, वहां जाके सेटल हो जाएंगे। और इस तरह शायद अवनी के साथ हुआ। रविवार यानी 4 नवंबर को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में भी एक बाघिन के मारे जाने की खबर है। इस बाघिन ने 50 बरस के स्थानीय शख्स पर हमला किया था, जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए स्थानीय ग्रामीण दुधवा टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में घुस आए। इन लोगों ने ट्रैक्टर से 10 साल की बाघिन को कुचलकर मार दिया। ग्रामीणों का कहना है कि बाघिन पिछले 2 हफ्ते से उनके पालतू पशुओं पर हमले कर रही थी और वो बाघिन से डरे हुए थे।
इससे पहले भी देश में आदमखोर बाघों और बाघिन को मारने की घटनाएं हुई हैं। लीना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आदमखोर बाघ एक बार इंसानों को मारना शुरू कर देता है तो फिर कभी इंसानों को मारना नहीं छोड़ता। इसके पीछे वजह यह है कि उनके लिए अपने सामान्य शिकार की जगह इंसानों का शिकार करना ज्यादा आसान होता है। आइए नजर डालते हैं ऐसे ही कुछ आदमखोर बाघ बाघिन पर जो अपने वक्त में स्थानीय लोगों के लिए आतंक का पर्याय बन गए थे। भारत में आदमखोर बाघ बाघिन के इतिहास में जो नाम सबसे पहले दिमाग में आता है वो है चंपावत की आदमखोर बाघिन। इसने 400 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया था। पहले इस बाघिन ने नेपाल में लोगों को अपना शिकार बनाया, उसके बाद इसे भारत की ओर खदेड़ दिया गया। भारत में उत्तराखंड के चंपावत जिले में इस बाघिन ने आतंक मचाया। इसे 1907 में दुनिया के मशहूर शिकारी और बाद में संरक्षक बने जिम कॉर्बेट ने मारा था। आजादी के पहले कुमाऊं के चौगढ़ इलाके में 2 आदमखोर बाघों का भी आतंक था। इस जोड़े ने करीब 65 लोगों की जान ली थी। 5 साल तक आतंक बरपाने वाले इन दोनों को भी 1938 में जिम कॉर्बेट ने ही निशाना बनाया। महाराष्ट्र के पुणे के पास के जंगलों में 2 साल तक भीमशंकर के आदमखोर बाघ ने लोगों को अपना शिकार बनाया। इस मामले का खुलासा 1940 में हुआ। इस बाघ की खासियत ये थी कि इसके शिकार करने के बाद इंसान का नामो निशान तक नहीं मिलता था। इसके शिकार में सिर्फ 2 लोगों के ही शरीर के अवशेष मिल पाए। इस बाघ के शिकार के लिए कई बड़े शिकारियों को बुलाया गया, लेकिन ज्यादातर लोग नाकाम रहे। आखिर में अंबे गांव के इस्माइल नाम के शिकारी ने इस बाघ को मार गिराया। दुधवा नेशनल पार्क की आदमखोर बाघिन तारा का नाम भी एक वक्त में आतंक का पर्याय बन गया था। 1976 में 3 महीने की उम्र में बाघिन तारा को बाघ संरक्षण बिली अर्जन सिंह ने इंग्लैंड के जू से भारत लाया। बाद में ये बाघिन जंगल में जानवरों का शिकार करने में नाकाम रही और इंसानों का ही शिकार करना शुरू कर दिया। 1978 में मारे जाने से पहले इस बाघिन ने 10 दिनों के भीतर 22 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। नीलगिरी की पहाड़ियों में 1954 में सिगर के आदमखोर बाघ ने 5 लोगों को अपना शिकार बनाया। बीमारी की वजह से इस बाघ को अपने सामान्य शिकार पकड़ने में काफी परेशानी हो रही थी, इसलिए ये आदमखोर हो गया था। तमिलनाडु में मुंडा चिपलम के आदमखोर बाघ ने भी 7 लोगों को अपना शिकार बनाया। इन दोनों बाघों को शिकारी केनेथ एंडरसन ने मार गिराया था। पूर्वी कुमाऊं डिवीजन में थाक की आदमखोर बाघिन ने सिर्फ 3 महीने के अंतराल में 4 लोगों को अपना शिकार बनाया। यही आदमखोर बाघिन जिम कॉर्बेट का आखिरी शिकार बनी। मैसूर रियासत की सरहदों पर जोवलगिरी के जंगल में आदमखोर बाघिन ने 15 इंसानों की जान ली। बाद में मशहूर शिकारी केनेथ एंडरसन ने इस बाघिन को मौत के घाट उतारा। ये बाघिन भी अपना सामान्य शिकार नहीं कर पा रही थी, इसलिए इसने इंसानों को आसान शिकार मानकर उन पर हमले शुरू कर दिए थे। आदमखोर बाघों के लिए सबसे बदनाम जगह सुंदरबन है। सुंदरबन के जंगलों में बाघों की तादाद भी काफी अच्छी है। विशेषज्ञों के मुताबिक यहाँ के ज्यादातर बाघ आदमखोर हैं। एक वक्त था जब सुंदरबन के जंगलों में हर साल 50 से 60 लोगों को बाघ अपना शिकार बना लेते थे, लेकिन अब भी हर साल औसतन 5 लोग यहाँ बाघों के शिकार हो जाते हैं। सुंदरबन में दुनिया के दूसरे टाइगर रिजर्व के मुकाबले सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं। यहाँ के बाघों का आदमखोर होने की वजह बाघों को उनका प्राकृतिक शिकार मिलने में होने वाली मुश्किलें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत में हर 4 साल में बाघ की गिनती की जाती है। 2014 में जब गिनती के नतीजे आए तो वन्यजीव प्रेमियों के चेहरे पर खुशी दौड़ गई। बाघ को बचाने की मुहिम रंग ला रही है और इनकी संख्या में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। 2006 से 2014 के बीच यानी महज 8 सालों के दौरान 800 से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण इस साल 4 चरणों में बाघ गणना का काम करवा रहा है। इसके आंकड़े 2019 में जारी होने की संभावना है। आइए समझते हैं कैसे की जाती है बाघों की गणना। ये हैं बाघ अभयारण्य के अधिकारी और वन विभाग के कर्मचारी। ये जंगल में दिन रात लगातार बाघों के निशान तलाश रहे हैं। बाघों के निशान लेने का सबसे पुराना तरीका है पद चिन्ह लेना। इनमें सबसे पहले उन इलाकों की पहचान की जाती है जहां बाघों की आवाजाही होती है।
हालांकि बाघों की आवाजाही भी मौसम के साथ बदलती है। गर्मी के दिनों में बाघ पानी के स्रोत के आसपास नियमित आते हैं। ऐसी जगहों से पद चिन्ह आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन ये काम काफी जोखिम भरा होता है। लिहाजा इसके लिए प्रशिक्षित टीमें बनाई गई हैं, जो बाघों के पैरों के निशान की तलाश कर रही हैं। ये लोग निशान पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का घोल डालते हैं, जिससे उसके आकार को रिकॉर्ड में दर्ज किया जा सके। थोड़ा सूखने के बाद उसे उठा लिया जाता है। इस दौरान पूरी टीम साजो सामान के साथ तय इलाके में गश्त करती रहती है। बाघों की गिनती पहले ऑक्यूपेंसी हम देखते हैं, उसको पगमार्क के सहारे, वो जहां जहां जाता है पहले तो उसी के सहारे हम काउंट करते थे, लेकिन बाद में उसमें बहुत ही कमियां नजर आई कि एक बाघ जो सूखे पे चलता है, एक वही बाघ जो कीचड़ में चलता है, दोनों के पगमार्क अलग हो जाते हैं, और स्लोप पे चलता है तो अलग हो जाते हैं, और एक ही को हम ज्यादा काउंट कर देते हैं। तो अब पगमार्क को हम ऑक्यूपेंसी के लिए देखते हैं कि वहां एनिमल है कि नहीं। हालांकि इस तरीके से आने वाले नतीजों पर संदेह जाहिर किया जा रहा था, लिहाजा विशेषज्ञ किसी नई तकनीक की जरूरत महसूस कर रहे थे। लगातार रिसर्च के बाद एक नई तकनीक आई, कैमरा ट्रैपिंग। इस तरीके के लिए विशेष तरह के कैमरे का निर्माण किया गया। इसकी खासियत यह है कि इसके सामने से किसी भी चीज के आने या जाने पर ये उसकी तस्वीर कैद कर लेता है, और ये कैमरा रात में भी काम करता है। इस कैमरे को लगाने के लिए NTCA की टीम ने रिसर्च किया कि कैसे इससे बाघ की सही जानकारी मिल सके। इसके लिए बाघों पर निगरानी की गई और उसकी आदतों को जाना गया। इसके बाद कैमरे को उन स्थानों पर लगाया गया जहां पर बाघों का आना जाना निश्चित होता है। कैमरा यूज करते हैं उसको काउंट करने के लिए। जो भी ऐसा एरिया है जहां उसके पगमार्क नजर आते हैं, हम वहां पे एक एरिया मार्क करके उसमें बहुत सारे कैमरा को लगाते हैं, और फोटोग्राफ तब तक लेते रहते हैं जब तक वो रिकैप्चर न हो जाए। पहले कैप्चर किया, और टाइगर उस इलाके में जितना है उसको कैप्चर कर लेते हैं। सेम टाइगर जब फिर से दिखने लगता है तब उसको रिकैप्चर कहते हैं, और वहां पे रोक के फिर आगे जाते हैं। फिर सारे टाइगर के फोटोग्राफ को मिला के नंबर की गिनती होती है, उससे हम पॉपुलेशन डेंसिटी जान लेते हैं। जब कैमरा ट्रैप विदेश में पॉपुलर हुआ तो उसको इंडिया भी ले आया गया, और इंडिया में भी इस्तेमाल शुरू हुआ उसका। तो कैमरा ट्रैप्स, क्योंकि वो एक्चुअली फ़ोटोग्राफ निकाल लेता है टाइगर को, और वो फोटोग्राफ देख के आप बता सकते हो कि ये टाइगर ए है और टाइगर बी नहीं है, तो इससे हर इंडिविजुअल टाइगर की एकदम निश्चित तरह से गिनती की जा सकती है। कैमरे के जरिए बाघों की गिनती के दौरान कर्मचारियों को बाघ के शिकार की आदतों का खास ध्यान रखना पड़ता है। शिकार करने के बाद बाघ शिकार को खाने पहुंचता है। अगर मादा है तो उसके बच्चे भी साथ होते हैं। इसको कैमरे में कैद करना सही गिनती के लिए काफी सहूलियत भरा होता है। शिकार के पास झुंड के पहुंचने पर तुरंत ज्यादा से ज्यादा कैमरे लगाने की कोशिश होती है। इससे नई तस्वीरें कैद होती हैं। अब बाघों की गिनती आधुनिक तकनीक, रेडियो कॉलर और सैटेलाइट के जरिए भी की जा रही है। इस तरीके में रिसर्च टीम और डॉक्टरों की मदद ली जाती है। गश्त करने वाली टीमें लगातार बाघों पर नजर रखती हैं, और जब बाघ दिखाई देता है तो इंजेक्शन के जरिए उसे बेहोश कर दिया जाता है। बेहोश बाघ के गले में ट्रांसमीटर से लैस हार की तरह का रेडियो कॉलर लगाया जाता है। ये ट्रांसमीटर बैटरी से काम करता है, जिसका रिसीवर एंटीना की शक्ल का होता है, जो कॉलर के सिग्नल को लगातार रिसीव करता रहता है। मॉनिटरिंग टीमें हर दिन हर घंटे रजिस्टर में दर्ज करती हैं। ये तकनीक बाघों की गिनती में कारगर तो है ही, साथ ही इससे अवैध शिकार और व्यापार पर अंकुश लगा है। अब तो और भी जेनेटिक मार्कर, मतलब DNA मार्कर इंडिविजुअल टाइगर के लिए बनाने की कोशिश हो रही है। उनके बाल से, उनके व्हाट यू कॉल फीकल मैटर से, म्यूकस से लेकर के वगैरह वगैरह कोशिश की जा रही है। बाघों की गिनती हर 4 साल में होती है। ये प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। सबसे पहले बीट स्तर पर इसे अंजाम दिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद फील्ड में काम कर रहे कर्मचारियों का एक दल बाघों की संख्या के आंकड़े इकट्ठा करता है। इसके बाद राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के सहयोग से वन्यजीव संस्थान सैटेलाइट और सांख्यिकी की मदद से आंकड़ों का विश्लेषण करता है। फिर रिसर्च बायोलॉजिस्ट के जरिए कैमरा ट्रैपिंग की मदद से बाघों की संख्या का पता लगाया जाता है।
बाघों की संख्या का देश स्तरीय आकलन किया जाता है। देश में 2006 में बाघों की संख्या 1411 थी, जो 2010 में बढ़कर 1706 हो गई। अगले 4 साल में 30% का उछाल दर्ज किया गया। 2014 में ये संख्या बढ़कर 2226 हो गई। भारत में बाघ की संख्या में हो रही बढ़ोतरी से वन्य कर्मचारी बेहद संतुष्ट नजर आ रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया का 70% बाघ भारत में पाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आंकड़ों के मुताबिक 20वीं सदी की शुरुआत में देश में 40,000 से ज्यादा बाघ थे, लेकिन शुरुआती 7 दशकों में अंधाधुंध शिकार और बढ़ती आबादी से कम होते जंगल के कारण बाघों की संख्या में भारी कमी आई। 1972 में इनकी संख्या घटकर 1900 से भी कम रह गई। इसे विश्व स्तर पर गंभीरता से लिया गया। दुनिया में सबसे ज्यादा बाघ भारत में हैं। इस वजह से 70 के दशक में बाघों को बचाने के लिए शुरू किया गया प्रोजेक्ट टाइगर। आप देखिए ये रिपोर्ट। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। बाघों को संरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार ने 1973 में 9 टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की। आज देश में इनकी संख्या बढ़कर 50 हो चुकी है। सबसे पहले टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसमें बाघों को अवैध शिकार से बचाने, उनके रहने की जगह का रखरखाव, फायर प्रोटेक्शन, पानी की आपूर्ति समेत तमाम पहलुओं पर विचार मंथन किया गया। ये वो समस्याएं थीं जिससे बाघों की संख्या पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा था। टास्क फोर्स के सुझाव पर ही प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व न केवल बाघों को संरक्षण देता है, बल्कि सभी वन्य जीवों की आजादी और सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। जब प्रोजेक्ट टाइगर 1972-73 में बना था, तो उस वक्त एक आधार लिया गया था उसका। लेट कैलाश सांखला साहब ने इसकी शुरुआत की थी, बताते हुए कि आज़ादी से पहले जो 40,000 टाइगर थे वो हमारे पास नहीं हैं, सबको हमने मार गिराया, तो इसको टाइगर को बचाओ। तो उस वक्त की सरकार ने इसको बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर एक बनाया, जिसके अंदर इनिशियली 9 प्रोटेक्टेड एरिया को लाया गया। केंद्र सरकार ने बाघों के संरक्षण के लिए NTCA का गठन किया, तो वहीं बाघों को बचाने के लिए कई परियोजनाएं भी चलाई जा रही हैं। इसके तहत हर राज्य के मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समिति का गठन और बाघ संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना की गई। अभ्यारण्य में संख्या मानकों पर ध्यान रखने के साथ साथ संरक्षण की मजबूती के लिए सितंबर 2006 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया। वन्य जीवों के अवैध व्यापार को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए पुलिस, वन, सीमा शुल्क और दूसरे प्रवर्तन एजेंसियों को मिलाकर अपराध नियंत्रण ब्यूरो बनाया गया। ये ब्यूरो अपराध पर लगाम कसने के साथ बाघ से जुड़े कई मसलों पर नजर रखता है। इसकी स्थापना जून 2007 में हुई। इसके अलावा सुरक्षा के चलते विशेष बाघ संरक्षण दल STPF का गठन किया गया। बाघों की सुरक्षा का मसला बीच बीच में उठता रहा है और पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने इस पर संजीदगी दिखाई है। इंटरेस्टिंग है जानना कि जब पन्ना में और सरिस्का में बाघ लोकली एक्सटिंक्ट हो गए थे तो बड़ा हंगामा मचा था, इवन तक कि CBI इंक्वायरी हुई थी उसके लिए। फिर एक टाइगर टास्क फोर्स बनाया गया और उनके रिकमेंडेशन के बाद एक नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाई गई और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसको अक्रॉस द कंट्री देखता है। सारे अमले लगे हैं फील्ड लेवल पे, फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं बहुत सारे। सोर्स पॉपुलेशंस इंडिया में है और साइबेरिया वगैरह में है, तो यहाँ की गवर्नमेंट्स काफ़ी स्ट्रिंजेंट एक्शंस ली हैं। तो इंडिया में खास करके ओवर द लास्ट कुछ सालों में STPF गठित की गई हैं हर स्टेट में। तो स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स कहा जाता है। इनमें इन लोगों को प्रशिक्षण दी जाती है कि इनकी पेट्रोलिंग कैसे करें, साइंस कैसे आइडेंटिफाई करें, पोचर से लड़ाई कैसे करें, और कुछ टाइगर रिजर्व्स में उन्नत वेपन्स भी दिए जाते हैं कि पोचरों से लड़ने के लिए। तो काफ़ी इंटेंसिवली अभी सिस्टम ऐसा बन गया है इंडिया में कि टाइगर प्रोटेक्शन अच्छी तरह से की जा रही है। बाघ परियोजना में संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए भी ग्राम पुनर्वास पैकेज दिया जाता है। इसके तहत बाघ की आवाजाही वाले इलाके से हटाकर दूसरी जगह बसने के एवज में 10 लाख रुपए प्रति परिवार की मदद की जाती है। साथ ही इन इलाकों में
बाघ अगर पालतू पशुओं को मार देता है तो उसके लिए भी मुआवजे का प्रावधान है। शिकार और तस्करी से कमाई पर रोक लगाने के लिए रणनीति बनाई गई है। इसमें अभयारण्य से बाहर के जंगलों में रहने वाले चीता को भी शामिल किया गया ताकि उसके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ न हो सके। इसके लिए बाघ कॉरिडोर संरक्षण का सहारा लिया जा रहा है और पुनर्वास संबंधी दिशा निर्देश राज्य सरकारों को जारी किए गए हैं। हालांकि पुनर्वास के इस तरीके से कई लोग अब भी असंतुष्ट हैं। इसका एक कारण तो मुआवजे पर संतोष है और दूसरा कई दफा बसावट के लिए नई जगह पर रजामंदी न बन पाना भी शामिल है। कितनी जगह हमें छोड़नी है, कहाँ पे खेती करनी है, सड़कें अगर बनती हैं तो सड़कों में कैसा उपाय लगाया जाए कि एनिमल रोड से न मर जाए, गाड़ियों से न मर जाए, एनिमल को निकलने का रास्ता कैसे छोड़ा जाए। इन सारी चीज़ों का ध्यान देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक कॉरिडोर नहीं होगा तो एनिमल का एक्सटिंक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। जैसे पन्ना और सरिस्का में हुआ, वहाँ कॉरिडोर नहीं थे तो पोचर्स ने ब्रीडिंग पॉपुलेशन में से कुछ को निकाल लिया, कुछ को मार दिया, सारा पॉपुलेशन ख़त्म हो गया। सिविल सोसाइटी एजेंसीज जो हैं इनको भी प्रोटेक्शन में लगाया जा सकता है। अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है उन्होंने टाइगर रिजर्व्स और एलिफेंट रिजर्व्स जो एरिया है वहाँ पे पब्लिक के लिए ओपन कर दिए कि पब्लिक एक शुल्क जमा करके पेट्रोलिंग में हिस्सा ले सकती है, कि स्टाफ के साथ पेट्रोलिंग में जा सकती है। तो जहाँ पे मैन पावर की कमी है वैसे वहाँ पे ऐसे मॉडल्स बहुत उपयोग में लाए जा सकते हैं। बाघों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत ने कई कदम उठाए हैं। भारत ने चीन से बाघ संरक्षण संबंधी समझौता किया है। इसके अलावा वन्य जीवों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए सीमा पार नियंत्रण और संरक्षण के संबंध में नेपाल से एक समझौता किया है। इसके साथ ही रॉयल बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए बांग्लादेश से भी समझौता हो चुका है। बाघ और तेंदुए के संरक्षण के लिए रूस से मदद के लिए एक उपदल भी बनाया गया है। बाघ संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा के लिए बाघ पाए जाने वाले देशों के बीच एक ग्लोबल टाइगर फोरम का गठन किया गया है। भारत के अलावा दुनिया के करीब 12 देशों में बाघ पाए जाते हैं। ये देश हैं बांग्लादेश, भूटान, चीन, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम। बाघों की कुल आबादी का 70% भारत में है और इसीलिए पूरी दुनिया की निगाहें भी भारत की रणनीति और प्रयासों पर लगी रहती हैं। आकाश पोपली और लीना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।